सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज हैं। और बीते कुछ समय में हमने और आपने लगातार देखा है कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है वो एक ऐसी ताकत बनकर सामने आई है जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। और खास तौर पे मतलब ठीक है, हमें बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर्स मिलते रहते थे, गेंदबाज मिलते रहते थे, लेकिन हमें इस तरह की तिकड़ी या ये कहूं कि इस तरह की गेंदबाजों की फौज पहले कभी नहीं मिली। और इस वक्त पे जो स्थिति है वो ये कि दुनिया हमारी गेंदबाजी का लोहा मान रही है और उसमें अलग अलग गेंदबाजों के नाम है। उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम है, उसमें ईशांत शर्मा का नाम है, उसमें उमेश यादव का नाम भी सामने निकल कर आता है। भारत में जब आप बात करते हैं तो स्पिनर्स की बात भी आती है, लेकिन एक नाम जो बहुत जोरों से इस वक्त पे लिया जा रहा है, और चाहे आप कहीं भी देखें, चाहे आप विदेश देखें, चाहे आप भारत में देखें, इस खिलाड़ी का नाम खूब लिया जाता है। वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, उनकी हैट्रिक। इसके अलावा खास तौर पर जो टेस्ट में हमने विदेशों में जाके जो हमने खास तौर पर जीत हासिल की है, उसमें इनका नाम बहुत जबरदस्त तरीके से लिया जा रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं मोहम्मद शमी का, और आज बात मोहम्मद शमी से ही होगी। खास तौर पर जिस तरह के हालात रहे क्रिकेट पे, मैंने उनसे कई बार बात की है, क्रिकेट पे उनसे कई बार सवाल किए हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो क्रिकेट को लेकर भी होगी, लेकिन क्रिकेट से इतर जो बात होगी वो थोड़ी सी ना, हम उस चीज पे भी बात करेंगे जो आजकल वो काम कर रहे हैं कोविड के इस दौर में। वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अमेजिंग है। तो शमी भाई को मैं जोड़ रहा हूँ और कोशिश करते हैं कि नेटवर्क साथ दे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी दिक्कत नेटवर्क की रही है इस वक्त पे। और उनसे भी बात थे कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ पे भी है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन आई होप सब ठीक हो। और जैसे उनसे बातचीत शुरू होती है। शमी भाई कैसे हैं आप? वेलकम। आप बताइए। थैंक यू। भाई मैं वही कह रहा था अपनी ऑडियंस को कि क्रिकेट पे आपसे लगातार बात होती रहती है, लेकिन एक बात जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज, और आमतौर पर क्या होता है, लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं जब बात करते हैं। मैं आपका हालचाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ आपको काम करते हुए, और उमेश जी जो है आपके साथ, उनसे भी मेरी बातचीत लगातार हो रही थी। जिस तरह से आप इस वक्त पे कोविड के दौर में काम कर रहे हैं, खासतौर पे जो आप लोगों को एयरलिफ्ट करके मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इधर से उधर ले जा रहे हैं, या जो जरूरतमंद चीजें पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले वो जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो सारी चीजें आप बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव हुए इस चीज को लेके, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें। यार देखो, अब जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि 2-3 महीने से बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है हम लोगों के लिए, और एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। हम्म। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं एक दूसरे को। 2-3 लोग हम लोग फ्रेंड्स लोग भी मिले हुए हैं, जैसे उमेश भाई की आपने बात की है, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई भी मैं बात बोल देता हूँ तो एग्री हो जाते हैं। तो उससे मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि मैं अकेला कहीं नहीं जा नहीं सकता, अकेला पब्लिक के बीच, या फिर मैं कहीं ऐसी जगह पे कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है जब साथ रहते हैं भाई लोग, मेरे दोस्त लोग। हम्म। और थैंक्स बोलता हूँ इन सब दोस्तों का जो 24 घंटे मेरे साथ लगे हुए हैं, जो चीज़ें अवेलेबल कराने में मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 भंडारे भी चल रहे हैं। हाँ। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास तक का खाना रोज़ दिया जाता है यहाँ पे। हम्म। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें और सुविधाएं हो सकें, क्योंकि अब पिछले, मुझे लगता है पिछले 1 महीने में जो हाल हुआ है NH24 पे, आपने भी देखा होगा बिल्कुल। कि बहुत हालत थी लोगों की, जो पैदल जा रहे थे, जो साइकिलों से, जो रिक्शा से, और अब बसों से जाने लगे हैं। हम्म। लेकिन जो बसें कंटिन्यू चल रही हैं, जो बसें दिल्ली से आती जाती हैं, उन लोगों को पता है कहाँ पर खाना हम दे रहे हैं और कहाँ पर हम लोगों को, उन लोगों को खाना खाना है, और हम्म। कहाँ उन्हें मिल सकता है। तो प्रशासन ने भी इसमें बहुत हेल्प की है। और हमारे टाडा जी, आप जैसे जानते हैं, अपने यहाँ के SSP हैं, और अपने कैप्टन SDM साहब भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है इसमें इंक्लूड। तो इन लोगों ने काफ़ी मदद की है, काफ़ी इन्होंने भी विजिट किए हैं वहाँ पर। अब जैसे कल हम लोगों ने एक भंडारा और ऑन किया है, शायद आपको पता चला होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जहाँ पर लोग पैदल निकल रहे हैं, जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि यार उनको दो, एक कहते हैं ना कि अगर सांस की राहत मिल जाए। जी। मैं जैसे आपको बता रहा था कि उमेश जी को तो पहले से जानता हूँ, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि आदमी दोस्त जो है वो
खुद चुनता है, बाकी सारे रिश्ते तो उसको चुनते हैं, माँ बाप हम चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्त खुद चुनता है। उनको मैं पहले से जानता हूँ कि वो जब भी अपना काफिला लेकर निकलते थे तो मदद आमतौर पे हम देखते ही थे कि वो कहीं ना कहीं जमीन से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। आपको क्या ये दोस्ती कनेक्ट करती है आप दोनों को बहुत ज्यादा, जो आपका कनेक्शन बना है? खासतौर पे मुझे 2018 का वो दौर भी याद है जब आपके सर पे पट्टी लगी हुई थी, मैं उस समय फिरोज शाह कोटला में खड़ा था। आप रात को जब प्रैक्टिस सेशन खत्म होने वाला था शाम को देर रात, और उस वक्त पे आप आते हैं, उमेश जी आपके साथ होते हैं, आप पट्टी पट्टी आपके लगी होती है, मेरे पास वो तस्वीर भी है अभी, और आप सीधे जाते हैं अंदर और आप बात करते हैं वहां पर, खिलाड़ियों के बीच आप बात करते हैं। तो वो कनेक्शन मैं तभी से देख रहा हूँ, जब 2018 उससे पहले और अब तक। वो तो ये जो म्यूचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच का, इसकी जो बुनियाद है वो यही है, आप मानते हैं कि दोनों की ये जो चीजें हैं, एक दूसरे की मदद करना, इस तरह से एक दूसरे के काम आना, लोगों के काम आना, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड है आप दोनों के बीच? कह सकते हैं आप, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इस वजह से ही जुड़े हुए हैं, फैमिली कनेक्शंस भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कि थिंकिंग मैच करती है एक दूसरे से। एक दूसरा हम लोग मदद करना चाहते हैं दूसरे की। हाँ, कोई हमारे घर पे आया, हमारे दर पे आया, या हमारे जरिए हम्म। किसी पर मदद हो सकती है तो ज़रूर करते हैं। और आप शायद उमेश भाई को बहुत टाइम से आप भी जानते हैं इस बात में। बिल्कुल। तो और यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो जो काम सोनू सूद ने भी किया है, वो भी हम्म। हमारे दोस्त हैं। तो हमारा एजेंडा है, अगर हमारी वजह से किसी को एक टाइम का खाना या पानी या राहत कोई भी मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हमें दिल से खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उन लोगों को जब वो चीज़ हम लोग जब अवेलेबल कराते हैं चीज़ें, जब हम लोग गिफ्ट करते हैं उन लोगों को। जैसे हम लोगों ने कल भी आपको पता चला होगा, अमरोहा में हम लोगों ने बहुत सारा राशन पानी भी बांटा है। तो एक मन से खुशी होती है, और कोई बात नहीं है। ना तो कोई ज़बरदस्ती लेने आता है और ना कोई ज़बरदस्ती देने के लिए जाता है। ये मन आपने को बिल्कुल। कि हाँ, हमने एक काम किया था और वो किसी काम की जगह पर लग गया है। शमी भाई, अगर मैं इन चीजों पर आता रहूंगा, लेकिन बीच में क्रिकेट को लेकर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भेजा है कि ये जो नया रूल आ रहा है अब, और इस पे आपका टेक बहुत ज्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि एक तो क्योंकि मैं चाह रहा था शायद आपके पास भी बॉल हो, लेकिन मैं ये बॉल्स लेकर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि नए बॉल के साथ अगर सीम पोजीशन की बात करें और पुराने गेंद के साथ अगर रिवर्स स्विंग की बात करें, तो ये जो अब आया है कि आप थूक नहीं लगा सकते गेंद पे, और थूक लगाना आप निश्चित तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस बता पाएंगे कितनी ज्यादा जरूरी होती है, खासतौर पर गेंद को जितना ज्यादा आप पुराना और रिवर्स के लिए आप मददगार बनाए। तो ये जो अब नया रूल आया है कि आप स्वेट लगा सकते हैं और सलाइवा नहीं लगा सकते हैं गेंद पे, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कितना ज्यादा मुश्किल होने वाली है गेंदबाजों के लिए? क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं, यार ये तो गेंदबाजों के लिए थोड़ी और मुश्किल हो गई है चीज। तो इन गेंदों के लिहाज से आपको क्या लगता है, दिक्कत होगी गेंदबाज को जब सलाइवा लगाना मना कर दिया आईसीसी ने कोविड की वजह से? देखो, दिक्कत तो ज़रूर होगी, हम्म। लेकिन जैसे कि हम लोग सलाइवा बचपन से यूज़ करते आए हैं, हम्म। तो हमारे कल्चर, हमारे नेचर में घुस चुका है। जब आप ऐसे फास्ट बॉलर आप अगर देखते हैं, तो वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद किसी को कि आप शाइन कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लग जाता है कि सलाइवा लगा के हम लोग शाइन करते हैं बॉल को। और रिवर्स, ये एक सवाल बहुत बड़ा आ रहा है, कई बार आ चुका है मेरे सामने इंटरव्यूज में कि विदाउट सलाइवा कि आप रिवर्स कैसे करेंगे, हम्म। क्या काम करेगा। मददगार, क्या पसीना उसकी जगह ले पाएगा? जो हम सलाइवा कहते हैं कि सलाइवा लगा के आप गेंद को थोड़ा सा जो है वो उसकी शाइन बरकरार रखते हैं, और फिर वो भारी होती चली जाती है, और फिर वो उस डायरेक्शन में जाती है जो थोड़ा सा भारी ज्यादा होती है, तो वो रिवर्स करने लग जाती है, पाकिस्तान वाले कहते यार हैं। हमने कभी ट्राई नहीं किया है बिना क्योंकि बचपन से जब से खेलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तब से हर कोई सलाइवा लगाता ही है। अब परेशानी ऐसी है हमारे सामने कि जो बीमारी सामने खड़ी है कि वो उसके कारण बहुत तेज फैलती है। हम्म। तो सलाइवा रोकना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल रिवर्स का है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए एज ए फास्ट बॉलर आपको, अब क्योंकि आप मतलब तो आप फैंस को कहना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी जो है वो बिना सलाइवा के भी रिवर्स स्विंग करा लेगा, उसको जरूरत नहीं है, उसके पास स्किल है इतनी? हाँ यार, ये तो टच वुड अल्लाह का करम है कि स्किल है, लेकिन मैंने कभी विदाउट सलाइवा मैंने वर्क नहीं किया है बॉल के ऊपर। तो चैलेंज। ये चीज़ मेरे सामने भी रहेगी कि रिवर्स होगा नहीं होगा, और कैसे रिवर्स होगा तो आप सलाइवा नहीं लगा सकते। तो बस एक ही चीज़ दिमाग में है कि जब हमारी टीम के लिए, हमारे बॉलर्स के लिए नहीं है, तो वो तो रूल सबके लिए सेम है। हम्म। अगर रिवर्स हमारा
तो रिवर्स उधर से भी नहीं होगा। साथी गेंदबाजों से बात हो रही है, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह से, उमेश यादव से, किसी से बात हो रही है कि यार ये क्या कर दिया? पहले ही बैट्समैन खुश रहते हैं कि यार चलो इतना सारा एडवांटेज जो गेम का है वो हमारी तरफ है, लेकिन कुछ किसी से बात हुई कि यार ये क्या कर दिया? बीच बीच में बात हुआ, लेकिन सलाइवा को लेके बात नहीं हुआ था, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचते हैं उतना प्रेशर आपके ऊपर आता है। हम्म। और जहां तक ये सलाइवा टेस्ट की और इसके सलाइवा का लगाने की बात आ रही है, या फिर पसीना लगाने की जहां तक बात आ रही है, दोनों का काम डिफरेंट डिफरेंट रहता है। पसीना लगाने से आपकी बॉल थोड़ा सा उतना, आप उतना वर्क नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से पसीना उतना बेटर नहीं है। लेकिन अगर हाँ, आप अगर सूखा बॉल भी शाइन करेंगे, मेंटेन करेंगे, अच्छे से मेंटेन हुआ वो, तो रिवर्स जरूर होगा। रिवर्स में होगा। मोहम्मद शमी फिर भी खतरा है अभी भी। अच्छा, एक बात बताइए, रोहित शर्मा को मैं सुन रहा था, वो एक शो में बोल रहे थे यार ये शमी ना, मतलब जो मैदान की खुन्नस है वो मेरे ऊपर निकालता है, ये प्रैक्टिस सेशन में क्या करता है, मुझे बहुत तेज तेज गेंदे करता है, मुझे बुमराह से डर नहीं लगता, मुझे ईशांत से डर नहीं लगता, मुझे और किसी से डर नहीं लगता, प्रैक्टिस सेशन में ये मुझे तेज तेज गेंद करता है। और आपको याद होगा कि पिंक बॉल टेस्ट जब हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ भारत का, तो बांग्लादेशियों ने आपको कहा था कि शमी भाई बाउंसर मत मारना, हम तो गेंदबाज बल्लेबाजों को मारो, गेंदबाजों को मत मारना। ये रोहित शर्मा के साथ क्या खुन्नस है आपकी? मतलब आप कोई खुन्नस निकालते हैं या है क्या ये बात? यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो रोहित ओब्वियसली नई बॉल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नई बॉल वो सामना करने आएगा ही। तो मेरा मानना यह है, कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम्स नेट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि, मेरा मानना है कि आप प्रिपरेशन वैसी करो जो अपने बॉलर को दुश्मन की तरह देखो नेट्स में। सही कि बात है। आपके पास वो बॉलर हैं जिनके पास सारे स्किल्स हैं, सारी तरीके की बॉलर डाल सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली समय भाई। मेरा मानना है कि आप सपोज करो, आप मुझसे कह दो कि आप मुझे बाउंसर मत डालना, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता है पीछे नहीं फेंकेगा, तो आप अपना स्किल इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज पे फाउंडेशन लगा दिया है, तो मेरा मानना यह है आप ओपन चैलेंज रखो। एक दो बाउंसर भी आएगा तो आने दो, एक दो तेज आएगा, छोटा आएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा, आप उस तरीके से तैयार हो जाएंगे हम्म। नेट। आप कभी भी देखना, मैं और रिद्धिमान का बहुत कहते हैं ना 36 का आंकड़ा है, वैसा होता है। रिद्धिमान आएगा तो दो चार बाउंसर तो आने पक्के हैं। अच्छा, ये बात है। ये मतलब तो रोहित बोलते हैं, मतलब हाँ। रिद्धि चालू हो जाएगा खुद ही खुद, मैं नहीं डालता होता हूँ तब भी डालने आ जाता हूँ, मैंने आ जाओ। मतलब रोहित शर्मा के जो पुल शॉट्स हैं जिनकी दुनिया मतलब दीवानी है, तो उसमें थोड़ा सा क्रेडिट मोहम्मद शमी को भी जाता है कि उन्होंने शॉर्ट बॉल खिला खिला के शर्मा को इतना पक्का कर दिया है देखो क्रेडिट तो उसको देना पड़ेगा, मैं बहुत पसंद करता ना। हूँ उसकी है। का, जितना लंबा खेलता है, गंदा मारता है, मुझे बहुत मजा आता है उसकी बैटिंग देखने में। हाँ। और जहां तक पुल शॉट का सवाल है, वो नेट में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मैच में जितने आएंगे सबको बाहर मारेगा वो, तो ये और है। अब उसको लगता होगा कुछ, तो अगर बैट्समैन बोल देता है कि आज मुझे नहीं खेलना है बाउंसर, तो हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि नहीं, आज बैट्समैन का मूड नहीं है, या फिर क्या है, आदमी का होता है कि अब आदमी है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों के माइंड ओपन रहने चाहिए कि कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा इम्प्रूव होगा आदमी। शमी भाई, एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, वो 2015 की करियर थ्रेटनिंग इंजरी, जिसको मीडिया ने बहुत बार इस तरह से बताया कि यार अब शमी वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और मुझे याद है उस वक्त पे लगातार इस बारे में बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आप जो है वो फ्रैक्चर्ड नी के साथ खेले थे, जो खबरें निकल कर आई थी, और 2015 में आपने 17 विकेट लिए थे। उसके बाद एक दौर आता है 2018 का। मैं अगर कहूं कि इस दोनों दौर में एक तरफ इमोशनल पूरा एक लड़ाई है, जद्दोजहद है, एक तरफ फिजिकल एक चैलेंज है, इन दोनों में से अगर आप देखें तो कौन सा आपको लगता है ज्यादा चैलेंजिंग दौर है? देखो, अगर एज ए स्पोर्ट्समैन सोचोगे आप, तो आप क्रिकेट से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम्म। ना पाएगा वो सहन, ना आप छोड़ पाते हैं क्रिकेट। लेकिन इंसान जब हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, जब आपको घर वाली टेंशन होती है जो आपके परिवार में चल रही है, वो इंसान को जीने नहीं देती, वो सुकून में चैन नहीं लेने देती, वो आपको सोने नहीं देगी, वो आपको हर जगह दुख देगी। तो मेरे हिसाब से फैमिली प्रॉब्लम्स वाला आपको ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा हमेशा।
लेकिन ऐसे स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो वो भी उससे कम नहीं है। शमी भाई, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा, मैं जानता था कि इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा होता है, लेकिन पता है आपको लेकर अप्रिशिएट करने का मन इसलिए बहुत ज्यादा करता है क्योंकि मैं विदेशी क्रिकेटर्स देखता हूँ ना, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंडिया आए थे, इंडिया का टूर छोड़ के चले गए, उसके बाद एलिस्टर कुक, क्योंकि वही मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। जॉनथन ट्रॉट का नाम आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, उन्होंने जो है प्रेशर की वजह से, ये सारे तनाव की वजह से क्रिकेट छोड़ दिया। अभी ग्लेन मैक्सवेल का एग्जाम्पल आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिकेट छोड़ दी थी। आपका मुझे याद है कि आप उस दौरान बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, आप देहरादून गए हों या आप इंदिरापुरम में रहे हों या आप कहीं भी रहे हो या आप अमरोहा गए हों, आपने हर जगह अपनी प्रैक्टिस चालू रखी। जो मैंने दिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया, आप दिल्ली में भी आए और आपने उस वक्त पे आप दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ थे, दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम हुआ करती थी जिसका नाम अब कैपिटल्स हो चुका है, तो वहां पर भी आप थे। आपने क्रिकेट को अपने से अलग नहीं होने दिया। मुझे याद है कि बीसीसीआई ने उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए जारी किए थे, उसमें आपका नाम उस वक्त के लिए रोक दिया था जब तक की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आपने किसी भी चीज को अपने आड़े नहीं आने दिया। मेंटली बहुत चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन आप खड़े रहे, डटे रहे। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो उस वक्त पे आप कहना चाहें तमाम क्रिकेटर्स को भी और युवा क्रिकेटर्स को भी कि मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने पे विश्वास रखें तो कम कर सकते हैं, और ऐसी कम। देखो, ये बात मेरी विक्रांत भाई से भी हुई थी और दिलीप जी से भी हुई थी, काफी सारे इंटरव्यूज में हुई थी ये बात। तो मैंने एक चीज बोला है कि आप गिव अप मत करो, हमेशा आप अपनी फाइट को जारी रखो, एक ना एक दिन जाकर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और आप अगर गिव अप कर गए तो आप समझ लो वहाँ पे ख़त्म है। लेकिन मेरा एक चीज़ जो आपने पूछा कि आपने हमेशा क्रिकेट को कंटिन्यू रखा है, हम्म। तो टचवुड कहता हूँ ये ऐसा नहीं कोई पहले से प्लानिंग करके रखी हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो ऊपर वाले का करम है कि सारी चीज़ें होती हैं। अब 2.5 महीने का लॉकडाउन हो गया है, सारे लोग परेशान हैं अपने घरों में, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस, मेरा जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रहा है। अब तो यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सा ऑन हुआ है हम्म। तो भी है थोड़ा सा, ट्रैफिक भी और नॉर्मल लोग भी, क्योंकि हमारा हमेशा से डिस्ट्रिक्ट जब से कोरोना वायरस चला है ग्रीन था। बीच में एक दो केसेस आने से मतलब बीच में स्टॉप किया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए थे एरिए। लेकिन अब फिर से खोल दिया गया है क्योंकि कोई केसेस नहीं है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो मार्केट भी थोड़ी थोड़ी खोली गई है। अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने कभी हमेशा इस इतनी होने के बाद भी, क्योंकि मेरा फार्म हाउस ऐसी जगह पर है जहाँ कोई ना आता है ना जाता है, हम्म। वहाँ पे भी मैंने अपना प्रैक्टिस का सिस्टम कर रखा है कि अगर बाई चांस मैं यहाँ पे रहूँ या मेरा मन यहाँ रुकने का हुआ तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली में क्रिकेट पहले से पसंद था। सारे लोग खेलते थे, भाई भी और छोटा भाई भी, आपको पता ही है 23 खेला है बंगाल से इस बार। बिल्कुल। और दो चार लड़के और भी अपने जो जैसे मोमेंट है, इसमें मोहसिन खान है, और अगर उनको टाइम मिलता है, उन लोगों ने भी परमिशन करा रखी है सबने, वो लोग और आ जाते तो मुझे कंपनी भी मिल जाती है बीच बीच में। तो हम लोग शमी अपना भाई, पूरा ख्याल हम अपना पूरा ख्याल रखते हैं डिस्टेंस का, अपना सैनिटाइजिंग मास्क प्रॉपर करके, लेकिन हम अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सबसे सही बात है। शमी भाई, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा था कि उस वक्त पे जो दोनों कप्तानों का रोल रहा, 2015 देखें, 16 देखें महेंद्र सिंह धोनी, और इधर 2018 देखें विराट कोहली। ये जो कैप्टन्स का भरोसा होता है अपने खिलाड़ियों पर, यार कि ठीक है कोई नहीं, तू जिस भी तरह की परेशानी से निकल रहा है, हम तेरे साथ खड़े हैं एज अ टीम। उस वक्त पे एज अ कैप्टन और एज अ टीम, अगर आप थोड़ा सा उसको याद करके बताना चाहें ऑडियंस को कि महेंद्र सिंह धोनी का उस वक्त पे रोल क्या था और विराट कोहली का इस वक्त पे रोल क्या था, 2015 और 2018। देखो, दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि 2015 में मैं इंजर्ड हुआ था और 2018 में मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी। हम्म। तो दोनों को कंपेयर करना तो गलत है। मैं उस दिन इस बात पे भी, उस दिन थोड़ा सा गर्म भी पड़ गया था मिजाज मेरा। तो क्या यार, पता है क्या किया है हम लोग, जब सेलिब्रिटी देखते हैं, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, हम्म। तो हमें उनके आगे आग लगाना बहुत इजी हो जाता है, उनकी टांग को पकड़ना खींचना बहुत इजी हो जाता है। कुछ सही कह रहे हैं आप। जब हम जब सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तब कोई नहीं आएगा कि भाई साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ो, हम दुआ करते हैं। कुछ ना देखे जाए, अरे एक पैसा नहीं मांग रहे, दुआ तो दे दो लोगों के लिए, बिल्कुल। वो भी नहीं। लेकिन अगर टांग खींचने की, और कॉल आ गया था एक, तो नहीं, कोई हमारी बात नहीं, कोई बात नहीं शमी। टांग खींचने वाले लोग बहुत आ जाते हैं।
कहने का मतलब ये, कंपेयर अगर करना है, मैं कहता हूँ आप कंपेयर करो एज ए फैन, एज ए रिपोर्टर, और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है। उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी, अगर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को आपको कंपेयर करना है, तो कम से कम आप एक बार ये भी तो कह सकते हो कि उन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, हम्म। क्या क्या देश नहीं के शमी लिए भाई, किया। शमी भाई, मेरा कंपैरिजन उन दोनों को लेकर, मेरा कंपैरिजन उस वक्त पे उनका आपके साथ क्या रोल रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने आपसे कुछ ऐसी बात की जो मोटिवेट करती हो बहुत। पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, इसीलिए पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि जी जी जी। जब कोई बात आती है ना, तो आदमी बहुत जल्दी से डिफरेंस देखने लगता है कि इन दोनों में कंपेयर करो क्या होता है क्या नहीं। हम्म। एज ए यूनिट और एज ए टीम, एज ए सपोर्ट स्टाफ, या बीसीसीआई का हो, आप किसी को भी लो, हम्म। 2015 में भी मेरे साथ थे और 2000 साथ थे। बिल्कुल। तो बीसीसीआई ने होल्ड किया था, वो एक अलग बात है, वो एक हम्म। अलग मैटर किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कोई पनिशमेंट किया था, ये नहीं नहीं नहीं। हुआ था। हम्म। उन्होंने कैसे होल्ड किया था, हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ था। मुझे उससे हम्म, कोई मुझे उससे कोई, बिल्कुल आपको बेटर लगा आपने होल्ड किया, आपको बेटर लगा आपने रिमूव वापस लिया, बिल्कुल। वो वो आपकी सरदर्दी है, आपको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो ठीक मैं है। इन ज्यादा देखता नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कि मैं अगर टीम में हूँ और मेरे ऊपर कैप्टन कहाँ मुझ पर भरोसा जताता था, जताएगा, और मुझे वहां पे अपना 100% देना है, और मुझे वो जॉब को पूरा करना है कि जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और अपनी टीम को जिताओ। ये मेरा हमेशा थिंकिंग रहता है। ऑफ द फील्ड कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, उससे मुझे कोई मतलब। ठीक है। आपने आपने शमी भाई जिताने की बात कही आपने, तो मुझे वो सबसे पहले जो दिमाग पे सबसे ताजा तस्वीर आई है अभी, वो वर्ल्ड कप आता है मेरे दिमाग में। और मैं अभी आपका इंस्टाग्राम भी देख रहा था, तो आपने एक तस्वीर डाली है वो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के साथ उस मैच के ठीक बाद। और वो हैट्रिक, मतलब मैं सच बताऊं, हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हाथ मल रहे थे कि होगा क्या यार, अब क्या होगा, क्या अफगानिस्तान से इंडिया हार जाएगी, मतलब हम कहाँ तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता यार, हमारा इतना अच्छा वर्ल्ड कप चल निकला है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम बढ़िया कर रहे हैं, रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकल रहे हैं, गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। अचानक से वो मैच फंस गया था, आपने वो मैच निकाला मोमेंट। मैं कुलदीप यादव से बात कर रहा था, और कुलदीप यादव मतलब टेस्ट में बुमराह ने भी हैट्रिक ली है, लेकिन मैं अगर ओडीआई लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करूं, तो कुलदीप यादव ने कहा कि मेरी दोनों हैट्रिक के पीछे, विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का बहुत सपोर्ट था मेरे लिए। वो मैं जो हैट्रिक बॉल डाल रहा था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जैसा तेरा मन करे वैसा रिलैक्स होकर डाल, और मैंने डाली और काम हो गया, हैट्रिक मिल गई। आप ये जो तीनों विकेट आपने लिए, खासतौर पर नबी का, मतलब नबी जिस तरह से उस वक्त पे खेल रहा था और जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, ऐसा लग रहा था वो मैच निकाल के ले जाएंगे। आप किस तरह से अपनी पूरी इस हैट्रिक को देखते हैं, और क्या आपने इनपुट्स मांगे, जैसे कुलदीप ने बताया कि मैंने इनपुट्स मांगे महेंद्र सिंह धोनी से, क्या आपने भी किसी से इनपुट्स मांगे कि यार क्या करूं, क्या लगता है, क्या डालूं, बुमराह से, किसी से भी आपने अगर कोई इनपुट लिया हो? देखिए, हमेशा मैं आपसे लोगों से कहता आया हूँ, अगर ऐसा टाइम आपके पास आता है जब आप फाइनल ओवर डालते हैं, हम्म। देखो आपका बहुत अहम रोल रहता है, लेकिन आप किसी कहे पर या किसी के सुने पर आप बॉल नहीं डाल सकते। जब ठीक है। फाइनल डिसाइड होने वाला हो कि क्या होने वाला है, हम्म। क्योंकि आपके अंदर से जो, आप जो अंदर से डिसाइड करते हैं, आप जो हमेशा सोच के रहते हैं कि मैं रनअप से यहाँ से सोच कर जा रहा हूँ, मुझे ये बॉल डालना है, हम्म। आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बॉल मुझे डालो, तो मुझे, मैं 50-50 तो वहीं पे हो गया कि मैं ये बॉल डालने वाला था और मुझे कैप्टन ने ये बोल दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाती ना। हम्म। तो मुझे कुछ बोला, ओबियसली जब कैप्टन का, जब आपको फील्ड सेट करना होता तो आपको डिस्कशन रहता ही है थोड़ा बहुत। वो बिल्कुल। डिस्कशन नॉर्मल था, सब प्री प्लान था कि हाँ हमें ये डालना है, क्योंकि यॉर्कर के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, नबी विकेट पे खड़ा था सेट, मैच हमारे हाथ से जाता नजर आ रहा था। उससे पहले बुमराह ने बहुत अच्छा ओवर डाला था, हमारे वो लास्ट के 4 ओवर बहुत अच्छे हुए हैं, हम्म। इसके हम गेम में आए, अदरवाइज गेम हमारे हाथ से निकल गया था। हाँ। तो जब लास्ट ओवर 16 रन बचे थे, तो तब मेरे मन में तो ये था, मैंने अब हम मैच नहीं देंगे, हो चाहे जो चाहे, हाँ। बस
करना था आपका, मतलब अपने आप को बैक करना था। मेन चीज यही थी कि मैंने अपने आप को बैक किया था। विराट हम्म। ने भी बार पूछा था क्या करेगा, मैंने यॉर्कर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेग साइड आप पैक कर दो, मैं पैर पे यॉर्कर ही मारने वाला हूँ अंदर, फुल टॉस भी होगी तो अंदर रह जाएगी। और विराट ने यहाँ तुरंत। उसने सारी लेग साइड सारी पैक कर दी, बोले अब जड़ पे मारते रहो वाइड ऑफ द क्रीज होके। तो वही एक प्लान था। फर्स्ट बॉल बाउंड्री लगा, वो भी लेग स्टंप पे ही लगा था। हम्म। तो प्लान वही था कि लेग स्टंप पे, लेकिन जब हम एक प्लान सेट कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूट हो सकता है गलत, इधर से उधर, ऑब्वियस। कोई डाउट नहीं, आप मशीन नहीं हो। बिल्कुल। उसके बाद भी हमने बैक किया कि हम यॉर्कर ही फेंकेंगे। हम्म। अगली बॉल लेग स्टंप पे थी, लेकिन वो पूरी यॉर्कर नहीं थी, वो सामने हाथ में मारी उसने, नबी ने। नबी आउट हुआ, फिर हमारा यानी आप गेम बन गया आपको। अब तो चल गया गेम, अब तो बॉलर आएंगे उसके बाद बॉल बैक टू बैक डालता गया। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी की आपने बात की है, माई भाई आए थे फाइनल बॉल पे मेरे पास, हैट्रिक बॉल। मुझे ये बात पता थी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आए बोले क्या सोच रहा है, मैंने कुछ नहीं सोचा, सेम डालूंगा। बोले डाल दे जोर से। ठीक है। एग्जैक्टली यही बात कुलदीप ने बोली, एग्जैक्टली। बोला क्या सोच रहा है, बोला भाई भाई जो आप बोलो, जो मन कर रहा है वो डाल दे। बोला डाल ही निकाल और डंडी, हैट्रिक। तो बोले डाल दे फिर, मेरी मर्जी। ठीक है, बॉल डाला, बोल्ड हुआ वो, बस। लेकिन हैट्रिक से ज्यादा मुझे उस चीज का खुशी था कि हम अफगानिस्तान से मैच हार जाते तो क्या होता। वही समी भाई, वही जो मैंने सवाल शुरू किया ना, कि हम इतना अच्छा जा रहे थे क्योंकि यार हर एक हम को। जा चुका था, लास्ट के 5 ओवर हमने गेम बनाया है। हम्म। और मुझे ओब्वियसली यार, वर्ल्ड कप हैट्रिक है तो आदमी ड्रीम्स में रखेगा अपने, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हैट्रिक से ज्यादा खुशी ये थी कि हम मैच जीत के वापस आ रहे थे। हम्म। अच्छा समी भाई, एक एक जो चीज आपने, ये दोनों चीजें जो एक तरह से दो विदेशी दौरे, जो मतलब दो अलग अलग वक्त पे आपने तय किए, मतलब 2013 से लेके 2019 तक ये जो दो दौरे हुए हैं अलग अलग, ये जो हम कंट्रीज कहते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में दो अलग अलग मोहम्मद शमी देखने को मिले। मतलब ठीक है, ये होता है कि जैसे जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करता है उसको एक्सपीरियंस आता है, वो अच्छी गेंदबाजी करता है। लेकिन आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जैसे ईशांत शर्मा के साथ है। ईशांत शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने थोड़ी सी अपनी लेंथ पीछे खींची। जेसन गिलेस्पी ने मुझे कहा कि तू थोड़ा पीछे करके डालेगा तो तू बढ़िया बॉलर है। बोला मेरी इंग्लैंड में सक्सेस का राज ही है, मैं काउंटी खेला तो मुझको ये पता चला, तो मैंने बढ़िया किया गेंदबाजी में। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने जो ये दो अलग अलग साइकिल्स की है 2013 से 2020 में इन देशों में, सेना कंट्रीज हम जिन्हें कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपने कुछ अलग किया हो, बदलाव किया हो अपनी? क्योंकि ये वाला जो आपका दूसरा जो फेज है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, चाहे कहीं की भी बात की जाए, बहुत अच्छी गेंदबाजी आपने की है। कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो आपने अलग किया हो? 2013 मेरे डेब्यू के बाद और 2015 तक हम्म। अगर आप देख तो मैंने उसके बाद रनअप चेंज किया है। ना तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, हम्म। ना मेरा हुआ है, और ना मेरा जैसा जो मेरा शेड्यूल था, दो ही चीजें चेंज हुई हैं। हम्म। एक तो मैंने रनअप चेंज किया है, ठीक है। दूसरा एक बिरयानी। मतलब एक ऑन द फील्ड चेंज है, एक ऑफ द फील्ड चेंज है। उधर से अच्छा, बिरयानी के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर मैं रनअप के बारे में पूछता हूँ। बिरयानी में क्या, बिरयानी के मतलब खास बिरयानी कोई है क्या? सीरियसली क्या है ना, जब आपको पता नहीं होता है, जब आपको, आप वैसे कल्चर में पले नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं होता है किसका क्या इफेक्ट होगा। हम्म। तो 2013 2015 तक जो 2-3 साल जो हमारे निकले हैं, तो गांव से आए थे, एक छोटे से गांव से निकले थे जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी दस हम्म। बारह आती है, बाकी काम आप जनरेटर से चलाओ, वही है आज भी। लेकिन यहाँ से निकलकर वर्ल्ड कप तक पहुंचना, तो मैंने पॉसिबल नहीं समझा था कि मैं अपने आप में कोई चेंजेस लाऊं, क्योंकि जो सही चल रहा था मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता था। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ तक डाइट का सवाल है, रनअप तो मुझे देखो जरूरी करना पड़ा, क्योंकि उससे मैं एक्यूरेट भी हो गया, उससे मेरा क्विक भी हो गया, और अपने कंफर्ट जोन में आ गया जब चीज़ों का पता चला। चलो और वो थोड़ा सा क्या और, चेंज किया, थोड़ा सा और अगर आप। वो मेरे लिए इतना ज़रूरी हो गया।
और मुझे टाइम भी वैसा सेट मिल गया कि मैं 2015 में इंजर्ड हुआ, तो मुझे 18 महीने, ठीक। तो मुझे रनअप को सेट करना था, जो मेरे स्टेप गड़बड़ाते थे बीच बीच में, तो आपने देखा होगा अब नहीं होता है वो, स्टेप बड़े होते हैं, प्रॉपर वे में रहते हैं। तो 2015 में जब इंजर्ड हुआ तो मुझे 18 महीने लगे अगला मैच खेलने में। जब आप नी इंजरी के बाद जब आते हैं, तो नी इंजरी के बाद आप जब हमेशा जब स्टार्ट करते हैं, या एंकर लो या कोई भी इंजरी जो आपके लोअर पार्ट में है, तो आप स्लोली स्लोली इंप्रूव करते हो चीज़ें, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हो। मैं 2017 मुझे याद आता है, मैं कोटला में था प्रेस बॉक्स में, और श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, और आपकी जो पेस आ रही थी ना उस समय पे, और खास तौर पे लोग आपकी सीम पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। आपको लेकर दो बातें उस समय पे बहुत होती थी, एक आपकी सीम पोजीशन, और दूसरी बात कि यार ये सेकंड इनिंग्स का बॉलर है। ये आपने कभी सुना अपने लिए कि मैं सेकंड इनिंग्स का बॉलर हूं, या मैं सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा करता हूं, या ये टर्म मेरे साथ क्यों जुड़ गई? अब मैं आता हूँ, उस चीज़ को पूरा कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो ठीक। वो जब इंजरी के बाद जब मैंने धीरे धीरे इंक्रीज किया था, तो वो रनअप को सही करने में वो मुझे हेल्प कर गया वहां पे, हम्म। क्योंकि मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, तो मुझे वो स्टेपिंग जो मेरा जो कभी कभी गड़बड़ होता था, वो सेट हो गया उस बीच। तो वो मैंने उस पर फोकस कर लिया कि अभी मेरे चोट है तो मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैं धीरे धीरे जब रनअप बढ़ाऊंगा तो उसको सेट कर लूंगा। हम्म। 18 महीने मुझे जगह पे मिल गए, और वहां से मैंने अपना रिदम कंप्लीट कर लिया। तो और वहीं वो से सीम पोजीशन पे आपने काम किया, जो सीम के लिए बोला जाता पोजीशन की जहाँ तक बात है, लोग करते आए हैं, अब आकर है। लोगों ने लगा दिया है, तो पता नहीं, बट मुझे क्या, जो मुझे जॉब दी जाती है मैं डन करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको पूरा करूँ। लेकिन सेकंड इनिंग अगर आप मतलब कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है दोनों में ऑलमोस्ट बराबर बराबर बिकते हैं। मैं ये 2017 की बात कर रहा हूँ, ये 2017 में बातचीतें चलती थी कोटला के प्रेस बॉक्स में। तो अब तो 2000 कुछ नहीं बोल 2017 में टोटली चेंज था आफ्टर इंजरी। सकता। हाँ। मेरा रिदम डिफरेंट था, मेरा जो बॉल डालने का जो प्रॉपर रिदम आ रहा था वो आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पोल्यूशन का शायद इशू हुआ था, आपको याद होगा, जब श्रीलंका से टेस्ट मैच चल रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इशू हुआ था। लेकिन अच्छा, जिसमें वो मास्क लगा के चले गए थे वापस। चीज वही। जिसमें मैं बात, वही मैच था शायद, हाँ, तो हाँ, मुझे, हाँ, बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली हाँ। वही मैं। लेकिन उसके बाद जो मुझे कंफर्टेबल लगा, तो मैं आज तक वही रिदम पे, और सीम पोजीशन की जहां तक बात है, यार वो मेरा नेचुरल हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में कोई भी चीज गोल आ जाती है ना, जैसे लाइक बॉल हो तो मैं बॉल घुमाता ही रहता हूँ हमेशा, तो रोटेट करता ही रहता हूँ। तो वो एक रहता है, अगर बैट्समैन होगा तो बैट नॉकिंग करता रहेगा। वही मैंने तो एक दिन में एक बार मैंने प्रवीण कुमार से हाथ मिलाया, तो प्रवीण भाई से मैंने पूछा, प्रवीण भाई जो इंडिया इंडिया बॉलर थे, प्रवीण कुमार से हाथ मिलाया तो बोला, मैंने कहा भाई आपका हाथ बड़ा सख्त है, तो कहते थे मैं पता है हॉस्टल में ऐसे ऐसे करके यूं लेट के ऊपर ऐसे कैसे करके बॉल ऐसे ऐसे करके फेंक के और ऐसे ऐसे कैच करता रहता था, इसी वजह से मेरी जो कलाई है वो इतनी मजबूत हो गई। ये 2015 में मैं हुआ था, तो उस टाइम पे मैं एक नया बॉल लेकर गया था, हाँ, हेड वो व्हाइट बॉल पे जो ठप्पा लगा होता है कोकोबुरा का, और उसका इस पे लोगो लगता है ना कोकोबुरा, तो हम्म, बिल्कुल नया था। अब जब मैं प्लास्टर टांग पे चढ़ा हुआ था, छत हम्म। सीलिंग में था, अब मैं कोशिश करता था कि मेरा सीम फैन को जस्ट किस करता रहे उधर, अरे जोर वाह। जोर से हिट ना हो। तो ये राज है सीम पोजीशन का। बस कोशिश करता था कि सीम पे जाए, जस्ट टच करके वापस आ जाए। वो बॉल के सारे जितने प्रिंट सब उड़ गए, फिर केवल सीम जैसा था वैसा ही था, लेकिन उस पर ना कुछ लिखा हुआ बचा था, ना हम्म। कुछ, प्योर वाइट हो चुका था बॉल। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कोकोपुरा है, कौन सा बॉल है। तो बस 18 महीने, 18 तो नहीं, लेकिन 6 से 7 महीने मैंने यही किया है बैट में पड़े पड़े। और ये जो आपका न्यूजीलैंड का कॉल बैक था, जब आपको न्यूजीलैंड बुलाया गया, इस पे भी आपने कुछ एडजस्टमेंट किए, खासतौर पे व्हाइट बॉल के साथ कोई एडजस्टमेंट आपने किए, या नहीं यार, व्हाइट? देखो मैं कभी अपने आप को कहीं पे एडजस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरा बॉलिंग स्टाइल है, जो मेरा अप्रोच है, मैं हमेशा सेम ही रखता हूँ। हाँ, T20 में बहुत टाइम के बाद रखा था टीम में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी। हम्म। तो कोशिश हमेशा यही रहती है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, कि आप जहाँ पर भी आप मुझे
बॉल देते हैं, आप जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको यहाँ पर बॉल डालना है, ये कंडीशंस हैं, मैं बस कोशिश वही करता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप का जो मुझे जॉब दिया गया है मैं उसको डन करूँ। फिर भाई एक जो बंगाल से एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, उन्होंने संदीपन बनर्जी, उन्होंने आपके लिए ये सवाल भेजा था कि यूपी से वेस्ट बंगाल आना टीनेजर, एज अ टीनेजर, और फिर यहाँ कोलकाता के मैदानों पर स्ट्रगल करना एक तरह से शुरुआती समय में, लगातार अच्छा करने की कोशिश करना, उसके पीछे वजह क्या थी? और उस दौर को आप याद करते हैं, वो वक्त कैसा था? एक तो वजह क्या थी, आप यूपी से वेस्ट बंगाल गए, अगर आप बताना चाहें, और दूसरी बात ये कि उस वक्त का टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम कोलकाता के मैदानों पर। बहुत लंबी स्टोरी है यार। थोड़ा अगर आप शॉर्ट में सुना दें। तो यार शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एक दो बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया था ट्रायल में। शायद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का ट्रायल लगता है रणजी ट्रॉफी टीम बनाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो उससे टीम सिलेक्शन होता है, और जो मेरा मानना है, पर्सनल व्यू तो ये है कि 3 दिन में आप कोई भी टीम, मैं कहता हूँ गांव की टीम सेलेक्ट अगर आप ऐसे ओपन। हाँ। तो जब इन्होंने मुझे 3 बार फाइनल राउंड से बाहर निकाल दिया, फाइनल राउंड तक जाता था मैं वहाँ, उसके बाद गायब हो जाता था। तो 3 साल, 3 ट्रायल मैंने शायद दिए हैं या 2 हैं। फिर तो भाई क्या बोल के बाहर करते थे, क्या कहते थे? और रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। आप सेलेक्ट नहीं हुए, बात खत्म, आपसे कोई अच्छा। बात करने नहीं है। मैं बहुत जिद्दी टाइप का इंसान हूँ, हम्म। ठान लिया वो ठान लिया। फिर मैंने डिसाइड किया, कोच से बात की मैंने, यार बंगाल जाना है। वहाँ शायद सुना है कि लीग खेलते हैं, 10, 12, 15 टेस्ट, 15 डेज मैच मिलते हैं वहाँ पे, परफॉर्म करो तो कैंप में आते हैं, और कैंप अच्छा हुआ तो वो टीम में भी रख सकते हैं। इस समय आपकी उम्र क्या थी शमी भाई? उस समय आपकी उम्र क्या थी? कितना होगा उम्र, ज़्यादा 14, 13-14 साल। ठीक। 14 साल की उम्र तो वहाँ पे गया अपना जाके, क्योंकि मुझे तो ना ये भी नहीं पता था कि वहाँ छोले के साथ क्या खाते हैं, चने के साथ क्या खाते हैं। मैं तो रोटी चावल का वेट कर रहा था कि कुछ मिलेगा तो खाऊंगा, लेकिन वो ब्रेड से खाई जाती है। हाँ। तो इतना भी दिमाग नहीं था कि क्या क्या है क्या नहीं है, बट इन्होंने, 15 साल का होऊंगा, ऐसा कुछ होगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे क्लब लीग का ट्रायल दिया, ट्रायल क्लब में रखा, तो मैंने शायद 9 मैच खेले थे, 40 विकेटें ली थी, और 250 या 300 रन भी बनाए थे। उन्होंने क्लब में अगले साल भी रखा, फिर उन्होंने 11 मैच खिलाए तो 44 विकेटें ली थी। हम्म। ऐसे बढ़ के मेरा कॉन्फिडेंस मिल गया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया कि हाँ हम आपको इतना पेमेंट देंगे, आप हमारे यहाँ से सीज़न खेलो, आपके कहीं भी आप लीग खेलो 4-5 साल लगते हैं आपको। तो हम्म। 4 महीने के बाद वहाँ से मुझे कैंप में चांस मिला, अच्छी विकेटें ली हैं सब कुछ, लेकिन एक ही चीज़ था कि अगर शायद मैं यूपी में रहता हम्म। तो मैं खेलता और ना मुझे कोई जानता। उसको अब बदलना अगर है आप मतलब। बात, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, एक 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 जो चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये कि जो इस वक्त का दौर है, ये जो अब जो इंडियन टीम है इस वक्त पे, और खास तौर पे जो मैं शुरुआत में भी अपने दोस्तों को कह रहा था कि ऐसा जरूर हुआ है इंडिया में कि कभी हमने एक कपिल पाजी देखे, कभी हमने एक देखा जयविकल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, जहीर खान, एक एक करके हमारे पास चीजें आती रही, लेकिन कभी ऐसा दौर नहीं रहा जो आज हम जिसे कहते हैं कि यार इन तीनों को देखो जरा, इन तीनों के सामने दुनिया का कोई भी बल्लेबाज डरेगा। और ये सिर्फ भारतीय कमेंटेटर्स या भारतीय एक्सपर्ट नहीं कहते हैं, ये दुनिया का हर एक्सपर्ट मानता है। आप नासिर हुसैन की बातचीत सुनिए, वो आप तीन, खास तौर पे आप तीनों का टेस्ट मैचेस में नाम लेते हैं, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, इस ऑर्डर में ये नाम लेता रहा जाता है। एन बिशप से आप सुन लो, किसी से भी आप सुन लो। ये शमी भाई, आपको ये लगता है कि ये खास चीज है जो आप लोगों को आगे चल के शायद और बड़ा बना देगी? क्योंकि ये लेगेसी इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं थी, ये पहली बार हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, जहां तक मैं एक आउटसाइडर इसे देख पा रहा हूं। आप इस चीज को कितना लकी मानते हैं अपने लिए कि दो ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मुझे उनसे फायदा मिलता है, उनको मुझसे फायदा मिलता है? देखो यार, अगर इतने बड़े 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 प्लेयर्स और इतने बड़े बड़े कमेंटेटर्स जो खुद में एक नाम है, हम्म। अगर वो आपका करते हैं और आपका हमेशा आपका रहता है कि हाँ
किसी की जुबान पे आपका नाम हो, हम्म। उससे बड़ा अचीवमेंट तो आपको लाइफ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, किसी काम से, नाम से, किसी वजह से लोग मुझे जाने, कोई मेरा पर्पस होना चाहिए। तो ये एक तो तसल्ली रहती है कि हाँ, कि हमारे पास एक ऐसी चीज, ऐसे 3 फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम दुनिया लेती है। तो अगर कहीं पर बात आ जाती है एज ए बॉलर, एज ए यूनिट, तो आपकी टीम के बॉलर्स का नाम लिया जाता है। क्योंकि जब हम खेलते थे, जब हम छोटे थे, तो देखते थे कि हाँ साहब, पाकिस्तान की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम या जो भी बाहर की कंट्रीज हैं, वो वो चढ़ी वेस्ट रहती फोर्स हिम फेस हिम। है। और वेस्ट इंडीज को छोड़ ही दो, तो सारी टीमें हमारे सर के ऊपर रहती थी। हम्म। तो लोगों की पुरानी स्टोरी देखो कि आपको क्या क्या सुनने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा मतलब उतना कोई हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं समझता था कि हाँ इंडिया में कोई बॉलर है। जाना जाता था, इंडिया जरूर जाना जाता था बैट्समैन और स्पिनर्स के लिए। हम्म। ऐसा कभी फास्ट बॉलिंग जैसा दौर नहीं आया, ऐसा कोई, क्योंकि हमें एक पैकेज में बॉलर नहीं मिले कभी। वही वही मेरा सवाल था। तो एक पैकेज में अगर हमारे पास 4 या 5 बॉलर होते हैं, हम्म। तो आपकी टीम का तो खुद ही इतना बड़ा बन जाता है कि हाँ आपके पास इतने सारे पैकेज हैं, तो आप क्यों श्रीलंका डरें। आपका जो स्ट्रॉन्ग। आपका जो कलेजा, आपका जो स्पिरिट होता है, वो ऐसे हो जाता है कि आप मतलब सीना खोल के चल सकते हैं कि हमारे पास ये बताइए क्या नहीं है। हम्म। और जहां तक बॉलिंग करने का सवाल है, इन तीनों में या 4 5 हमारे पास ऐसे बॉलर हैं। मैं बोलूं दीपक चाहर हो गए, नवदीप सैनी हो गए, ये लोग भी मतलब जो कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल आते रहे टीम में जाते हैं, ये तो लोग भी हम अच्छी। तो हमने एज ए यूनिट हम लोगों ने वर्क किया है। हम्म। 4 5 साल में आपने टीम में चेंजेस देखे हैं। बिल्कुल। बैटिंग के लिए तो हम लोग जाने ही जाते थे, हमेशा से हम लोग सबसे ऊपर रहे हैं। स्पिनर्स के लिए भी जाने ही जाते थे हम लोग, लेकिन हमारा जो 4 5 साल से जो हमारा फास्ट बॉलिंग यूनिट बाहर आया है, जो हम लोगों का जो मतलब डेड विकेट में भी जो हम लोगों ने जो सपोर्ट किया है स्पिनर्स को, वो देखने का है। और वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई करता है। आपका जो लेवल है, आपका जो बॉलिंग, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको चेंज करता है। तो शबीर, मेरा किसी क्रेडिट देना चाहेंगे आप इसका मतलब कोई कोई एक ऐसी टाइम याद आता हो या ऐसा मोमेंट जब आपको बोला गया हो यार अब ये जो टीम है ना ये तेज गेंदबाजों के बल पर चलेगी, इनके सपोर्ट से चलेगी, कोई ऐसा मोमेंट याद आता है ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसी बात हुई हो, विराट ने कैप्टनसी टेक ओवर की हो या रवि शास्त्री के आने के बाद या महेंद्र सिंह धोनी के वक्त में कोई ऐसा मोमेंट याद आता है जब ऐसा लगा हो कि हाँ यार अब तेज गेंदबाजों का दौर यहाँ से शुरू होता है, ऐसा कुछ याद आता है कभी? यार बहुत फील होता है ऐसा, जब जब आपकी टीम, जब आपका ग्रुप, आपकी जब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, जब मीटिंग होती है आपकी, जब टीम मीटिंग रहती है, और जब बॉलिंग कोच आपके साथ होते हैं, आपका वीडियो एनालिस्ट आपके साथ होता है, तो जब कोच किसी से पूछता है और कैप्टन किसी से पूछता है कि आज हम ये सीरीज, कल हमारे मैच शुरू होने जा रहे हैं, कल हम पहला मैच खेल रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो। हम्म। क्योंकि बहुत इजी होता है दूसरे को कमेंट्स करना, दूसरे के ऊपर बोलना कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कैप्टन हमसे पूछता है क्या प्लान है, कोच हमसे पूछते हैं क्या प्लान है, तो एज ए यूनिट हम फिर एक प्लान बना लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है, इसके खिलाफ ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो ये करना है, ये नहीं तो ये। तो बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे जब कोच और कैप्टन तुम्हारे साथ एग्री होते हैं कि हाँ हम ये करेंगे टीम के लिए। और जब आप उसमें सक्सेस होते हो, तो कैप्टन की और कोच की टेंशन ही खत्म हो जाती है कि जब आपके बॉलर इस मैच्योरिटी लेवल पे हैं कि वो कोई भी प्लान करके सक्सेस हो सकते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि बॉलर्स की तरफ से तो कैप्टन फ्री हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद कुछ बोला था विराट ने खास तौर पे बॉलर्स को, क्योंकि वो बॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वहां पे, कुछ याद आता है ऐसा मोमेंट, कोई किस्सा अगर आप बताना चाहें? हम लोगों ने पार्टी की थी, बहुत मज़ा किया था, पूरे टीम के यूनिट थी, फैमिली थी टीम के साथ। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। और सबसे टॉप फ्लोर पे हम लोगों ने, सिडनी ब्रिज के सामने जो होटल में हम लोग रुकते हैं, वहाँ पे पार्टी की। बहुत मज़ा आया था, सब लोगों ने डांस वांस किया था, वीडियो है मेरे पास, वो डालता नहीं हो, लेकिन जो एक चीज़ वहाँ पे आपको समझ में आई होगी पूरी सीरीज के अंदर, कि कोई भी बैट्समैन हो या कोई भी बॉलर,
कोई सेल्फिश नहीं खेला था उस सीरीज में, या अपने लिए नहीं खेला था। सही बात है। क्योंकि देखिए आपने पर्थ का विकेट देखा होगा, बहुत डेंजर विकेट चल रहा था, क्योंकि हाफ वॉली बॉल भी वन बाउंस बाउंड्री हो रही थी। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी विराट को भी बॉल पहली शुरू में जाते ही बॉल लगी थी, लेकिन हम्म। उसने भी शो नहीं किया था कि मुझे लगी है नहीं लगी है, क्योंकि एक सौ उन्होंने तिरपन एक बोला सौ तो तिरपन 55 की बॉल आ रही थी वहां पे। हम लोग भी बैटिंग कर रहे थे, हम लोग भी बॉलिंग कर रहे थे जाकर, लेकिन एक भी बंदे के मन में ये नहीं आया कि अगर बॉलर बैटिंग कर रहा है तो मुझे बॉल लग जाएगी, या मुझे, मैंने भी खाई थी पहले मैच में शॉट, पूरा ब्लैक। बट एक भी दिन ऐसा फील नहीं आया कि इनको छोड़ेंगे हम। हाँ, बहुत मतलब मजा वो आया। और कोच कैप्टन लगा था कि मैं जीतना है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग सीरीज जीत कर निकले थे तो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट भी आए थे, पॉन्टिंग भी थे, जो उन्होंने बोला था कि बहुत दिन के बाद देखने को मिला है ऐसा कि कोई टीम आकर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराई है, और इस फिट के साथ। तो वो मोमेंट्स बहुत याद आते हैं कि हाँ यार, इतने बड़े प्लेयर्स आपको आपने उनकी कंट्री में मैच जीता है, और फिर वो आके आपको वेल डन बोलते हैं, तो मुझे लगता है वो प्राउड फील से उससे ज्यादा क्या फील कर। एडिलेड में ही एक बार ऐसा हुआ था शमी भाई, 2003 में दादा जब वहां पे ड्रॉ करा दी थी सीरीज, तो जब गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बजी थी उनके लिए। तो वही मोमेंट आपने याद दिला दिया। अच्छा, जाते जाते बस एक दो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। एक एक तो निश्चित तौर पर ये जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से आगे मोहम्मद शमी अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहे, कुछ नया अपनी गेंदबाजी में अगर वो करना चाह रहे हैं, कोई नए कहते हैं ना आमस आप लाना चाह रहे हैं, कोई नए हथियार जोड़ना चाह रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, या फिर कुछ और, मतलब आगे अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, आईपीएल होना था इस वक्त पे, तो शायद आईपीएल मतलब अपने बिजनेस एंड की तरफ बढ़ चुका होता। कुछ इस तरह की कोई नई चीज आप प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले समय में अपनी गेंदबाजी में जोड़ने के लिए? यार 2 महीने से तो कुछ नहीं हो पाया है ऐसा कुछ आपको कुछ नई कुछ खोज करने को तो मिली नहीं है। ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को जितना फिट रख सके, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, कि हम अपने आप को अगर फिट रख सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। स्किल तो आपके हाथ में है, आप 10-15 दिन या 1 महीना लगाकर आप अपने स्किल पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी डाइट अपना प्रॉपर होना चाहिए, आपका फिटनेस बराबर होना चाहिए। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट है तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं ट्रैक पाने में। तो मैं बस कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपने आप को, जैसे हमारा एजेंडा चल रहा है कि स्टे होम स्टे सेफ वाला, और स्टे फिट रखना बहुत ज़रूरी है। सही भाई, कुछ क्रिकेटर ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल पहले, मतलब वर्ल्ड टी20 पहले खेलें, उससे पहले कुछ हम टूर्नामेंट खेल लें, कोई मैचेस खेल लें। डायरेक्ट वर्ल्ड टी20 खेलना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, या सीधे वहां पर जाके परफॉर्म करना एकदम, थोड़ा सा बॉडी के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 10-15 दिन चाहिए हर खिलाड़ी को। आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिबेट को? ये जो एक डिबेट चल रही है कि आप अगर अब क्रिकेट शुरू होती है तो डायरेक्ट आप वर्ल्ड टी20 खेलिए, या फॉर दैट मैटर कोई बड़ी सीरीज खेलिए। आपको लगता है कि पहले कुछ हो जाना चाहिए, जैसे आईपीएल जैसी चीज या कोई बायलैटरल सीरीज ऐसा कुछ हो जाए, फिर आप वर्ल्ड टी20 में जाएं, तो फिजिकली आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे, मेंटली आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे, क्योंकि ये फिजिकल के साथ मेंटल चैलेंज भी तो लेकर आया है, मेंटल चैलेंज कोविड-19। हाँ यार, हम मशीन तो है नहीं कि आपने इधर स्विच दबाया हम लोग चालू हो गए, या हम आपको ऑफ किया तो हम रुक गए। ऐसा तो कभी नहीं। आप एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है, आपका जो मूवमेंट है आप उसको लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 2 से 3 महीने हो गए हैं किसी ने कोई बैट बॉल कुछ नहीं हुआ है। हालांकि लोग ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए, टचवुड हम तो कर रहे हैं इस चीज़ का, थैंक यू है, अल्लाह को शुक्र गुजार हैं हम इस चीज़ में कि हमें है, हमारे पास फैसिलिटी तो हम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर यार, 10-15-20 दिन मुझे लगता है कि आपको कैंप करना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और आपकी एक दो सीरीज़ वैसी होनी चाहिए जो वर्ल्ड टी20 से पहले आपको, आपके जो मोमेंटम है, आपके जो बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो प्रॉपर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए तैयार हैं आप? अरे यार, चैलेंज तो हम कहीं भी लेने तैयार हैं, कोई भी हमारे सामने आए हम चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। खास तौर पे वो moment जो आपने और बताया कि और हाँ, आप पॉइंटिंग। याद दिला दूं, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखने की भी होगी और खेलने की भी होगी। सही बात है, सही बात है, आपने तो पंच लाइन दे दी। ये तो स्टार स्पोर्ट्स वाले ना उठा ले, कि ये सीरीज देखने वाली भी होगी और खेलने वाली भी।
शमी भाई जाते जाते 3-4 रैपिड फायर टाइप के सवाल बस। आपका बेस्ट मोमेंट क्या है अब तक क्रिकेट में? नहीं, बहुत कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत इजी इजी सवाल है। बोलो। बेस्ट मोमेंट आपका अब तक का क्रिकेट में? वर्ल्ड कप हैट्रिक। वर्ल्ड कप हैट्रिक। 3 टॉप 3 प्लेइंग बॉलर्स इस वक्त के आपको कौन कौन लगते हैं? हम इंडिया के तीन। भी जो खेल रहे हैं। हम तीनों। अच्छा, आप तीनों के अलावा अगर मैं इंडिया आउट ऑफ इंडिया बात करूं तो? यार आउट ऑफ इंडिया अगर आप बात करते हैं ना तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉलर हो जाते हैं, क्योंकि देखो हम्म, अगर आप तो अगर इंग्लैंड को आप देखते हैं तो बता दीजिए मुझे शमी भाई, टेस्ट क्रिकेट में बता दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में अगर ओवरसीज अगर आप खेल रहे हैं तो ब्रॉड, एंडरसन और स्टार्क। ब्रॉड एंडरसन स्टार्क, ठीक है शमी भाई। अच्छा, एक मैं आपसे जानकारी जानना चाह रहा हूँ, टफेस्ट बैट्समैन इंडिया का मत बताइएगा, टफेस्ट बैट्समैन को आपको लगता हो कि यार इसको इसका विकेट लेना बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत खुशी मिलती है इसका विकेट लेने पे? ब्रेथवेट, वेस्ट इंडीज ओपनर। टेस्ट क्रिकेट में भी? टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की बात बोल रहा हूँ। वो फुल टॉस को भी डिफेंस करता है। कार्लोस ब्रेथवेट। ये बड़ा अनोखा सवाल है, जवाब है सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आईपीएल में सामने डेविड वार्नर हो, जब वो डेविड ओपन करता है आपने देखा होगा, जब वो ओपन करने आता है आपने देखा होगा कि वो नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आईपीएल में अगर आपके सामने डेविड वार्नर हो, एबी डिविलियर्स हो और इसके अलावा आंद्रे रसल हो, सबसे ज्यादा टफ कौन है? किंग्स इलेवन पंजाब बॉलिंग कर रही है, किसको नहीं बॉल डालना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ही ज्यादा टफ पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ खेलता है और उसके पास सारे शॉट्स हैं और वो मतलब विदाउट किसी थिंकिंग के वो खेलता है, फ्री माइंड खेलता है कि मैं अपने प्लान पे खेलूंगा, अपने तरीके से खेलूंगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल। लोग बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की, मुझे पता है आप हंसने वाले हो इस बात के बाद। मुझे एक चीज याद आती है, वो रांची में जो डिनर हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के घर, उसमें आप भी थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। उस डिनर के बाद महेंद्र सिंह धोनी वो सीरीज नहीं खेले और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद वो टीम में वापस नहीं आ रहे हैं अब तक। आईपीएल उन्होंने आना था खेलने, लेकिन आईपीएल हो नहीं पा रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार वो भजूबा कह रहे हैं कि अब वो मुझे नहीं लगता कि ब्लू जर्सी में आएंगे, हरभजन सिंह कह रहे हैं अब वो इंडिया नहीं खेलेंगे। मैं ये नहीं जानना चाहता आपसे कि वो आएंगे या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर महेंद्र सिंह धोनी के कंट्रीब्यूशन को मैं समझूं मोहम्मद शमी की जुबानी, तो आप किस तरह से जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी को एक तरह से याद करना चाहेंगे फॉर योर करियर? उनके इनपुट्स, उनके साथ खेलना, ये सब कितना आप किस तरह से देखते हैं? इन सारी चीजों को आप किस तरह से याद करेंगे उन्हें? कौन क्या बोलता है उस पर तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सारे फॉर्मेट उनके अंडर में खेले हैं आईपीएल छोड़कर। हम्म। तो फॉर्मेट मैंने डेब्यू उनके साथ में किए हैं। हम्म। और जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है, वो हमेशा अपने भाई, अपने टीममेट या फिर ऐसा 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 आपको ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो महेंद्र सिंह धोनी है या फिर इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो इतनी चीजें अपने नाम कर चुके हैं। तो उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं कि जो याद करी जाती हैं। तो अभी भी सोचते हैं हम लोग कि माई भाई आएंगे तो खेलेंगे यार, साथ में मजा करेंगे, बैठेंगे। उनको सबसे अच्छा मुझे एक ही चीज लगती है कि उनको सबके साथ बैठना पसंद है, डिनर करना साथ में। उनको लगता है कि हाँ, दो चार लोग उनके आसपास रहती हैं, हमेशा बातें करते हैं, लेट नाइट पे हम लोग सब बैठ के बातें करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत मिस करता है आदमी जब देखो ऑन द फील्ड तो आपका जॉब है ही कि आपको जो प्लेइंग 11 है आपको खेलना ही है, साथ में ही खेलोगे जब 11 हो तो। लेकिन ऑफ द फील्ड बंदा कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में। और आप ज्यादा नोटिस आप उसी बंदे को करते हो कि ऑफ द फील्ड क्या रिएक्शन है उसकी। तो पब्लिक तो कुछ भी बोलती है, न्यूज़पेपर भी कुछ भी बोले या कुछ भी कहीं भी कुछ छापे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उस चीज से। लेकिन बंदा एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, बंदा उसका कैसा है, वो क्या करता है, वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो उनका साथ, उनकी गाइडेंस जो है वो मुझे बहुत हमेशा याद रहती है और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि जितना भी खेलें साथ में खेलें, मजा आएगा। शमी भाई, थैंक यू, थैंक यू इस चैट के लिए। आपने हर सवाल का मेरे जवाब दिया और मुझे बड़ी खुशी है
कि जो मतलब अल्लाह के करम से आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त पे, मैंने शुरुआत उसी चीज से की थी कि जो काम आप इस वक्त पे कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ है। मैं दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ आपको कि आप इसी तरह से वो काम करते रहिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों को बहुत जरूरत है उन लोगों की जो कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़कर काम करते रहे, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो उमेश जी हो। लगातार इसी तरह से आप काम करते रहिए। अपने फैंस के लिए जाते जाते कुछ कह दीजिए। थैंक यू सो मच। और एक बोलना चाहूँगा यार, मैं हम लोगों ने छोटी सी एक कोशिश की है इसमें कोविड-19 में कि मुंबई से दिल्ली हम लोग 3 प्लेन एयरलिफ्ट कराने की सोच रहे हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो दिल्ली आना चाहते हैं। और एक ट्रेन हम लोग बुक कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लोग पूरी फुल पहुंचे बुक शमी करें। भाई, सॉरी। कल कुछ लोग देहरादून भी पहुंचे हैं। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए वहाँ पे, या जो भी पॉसिबल फ़्लाइट है उन लोगों को करा रहे हैं। और हम बहुत जल्दी एक उमेश भाई के पास तो वो सिस्टम है, उन्होंने एक हेल्पलाइन छोड़ रखी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएं, और जितने बंदे पॉसिबल अपनी घर पर पहुँच सकते हैं सेफली, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने मैनेजर का नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी है, कोई बात हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, स्टे सेफ, स्टे होम, और बस गिव अप ना कीजिए, हमेशा फाइट करते रहिए। और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट के मैदान पर। थैंक यू, थैंक यू। मतलब क्लैपिंग है आपके लिए यार। थैंक यू, सैल्यूट टू योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच शमी भाई, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो मोहम्मद शमी थे गजब यार, मतलब मैं क्या बोलूं। मतलब मजा आ गया। एक तो मजा इसलिए भी आया क्योंकि इंटरनेट ने धोखा नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। मजा आया खास तौर पे वो जो उन्होंने सलाइवा वाली बात कही कि मैंने कभी यूज तो नहीं किया है, लेकिन मैं इतना स्किलफुल हूं कि गेम को रिवर्स करा लूंगा। और आप लोगों ने जितने सवाल भेजे थे मुझे मैसेजेस में, वो सारे मैंने कोशिश की है कई सवाल उनमें से लूं। जो जर्नलिस्ट के सवाल थे उनको भी लेने की कोशिश की। आप लोग इतनी भारी संख्या में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बात कहूंगा यार कि घर पर रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। और जैसा शमी भाई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई इस वक्त पे किसी को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मैसेजेस का भी रिप्लाई कर रहे हैं, वो मेल्स का भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो काम जरूर कीजिए। वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और यार इसी तरह से जो अपना प्यार है, सपोर्ट है, वो बनाकर रखिए। और थैंक यू सो मच। बाकी कुछ क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज भी हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके छोटे छोटे हिस्से डाले हुए हैं, चाहे वो कुलदीप यादव से बातचीत हुई हो, चाहे वो दीपक चाहर से बातचीत हुई हो, राहुल चाहर से बातचीत हुई हो, प्रज्ञान ओझा से बातचीत हुई हो, दानिश कनेरिया से बातचीत हुई हो, और अब मोहम्मद शमी से बातचीत हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार। थैंक यू।